की जो कहानी है वो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी दहेज। दहेज एक सामाजिक कुरीति है। जैसा कि हम जानते हैं कि बेटियों को सिर्फ इसी वजह से बहुत बड़ा बोझ माना जाता है। तो इसमें कहानी जब शुरू होगी तब हम लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन दो चार शब्द मैं बोलना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि दहेज जो है, अगर ये सामाजिक कुरीति है तो इसको हम ही लोगों ने तो इतना बढ़ावा दिया है। अगर हम बेटियों को भी उसी तरीके से पढ़ाएं लिखाएं, बचपन से वही चीजें उनमें भी डालें कि तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ के अपने लाइफ में कुछ कर जाना, क्योंकि आपको बिल्कुल पता नहीं है कि आप चाहे जितना दहेज दे दें, आपकी बेटी जो है आगे चल के उसकी जिंदगी में क्या होगा, कैसे मोड़ आएंगे। तो बेहतर यही है कि मेरे विचार से कि बेटी को आप पढ़ाएं लिखाएं। अगर आपका बेटा जब नहीं पढ़ने के लिए तैयार होता है तो भी आप जबरदस्ती ये करते हैं कि नहीं भाई हम तो पढ़ाएंगे अपने बेटे को, उसको बाहर भेजते हैं, उसको इंजीनियरिंग कराते हैं, मेडिकल कराते हैं। तो बेटियों के साथ ये क्यों नहीं कि तुम्हें भी जबरदस्ती ये करना ही होगा। लेकिन हम लोग ये नहीं करते, हम लोग उसी पैसे को उनकी शादी में इन्वेस्ट करके और उनको कहते कि भैया अब तुम जाओ। तो ये होता है, और यहीं से तो सामाजिक कुरीति यही हम लोग बढ़ाते हैं इसी तरीके से कि नहीं बेटी को पैदा करेंगे, उसको सारी सुख सुविधा देंगे, लेकिन उसको जो जिस मुकाम तक ले जाना चाहिए वो ले जाने का मन समाज में मैक्सिमम लोगों को नहीं होता है। तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। कहानी है कि एक बंगाली परिवार है, कलकत्ते का, बढ़िया अच्छा खासा उन लोग के पास पैसा है, सब कुछ है, 4 बेटे हैं और उन्हें एक बेटी की दरकार है कि एक बेटी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक बेटी होती है और बहुत ही खूबसूरत है, मतलब जिसको कहते हैं चित्रलिखित खूबसूरती। आप देखिए तो देखते रह जाइए, लोग उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, इतनी खूबसूरत है। और पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही दुलार के साथ उन्होंने उसको रखा है। तो फिर जैसा कि हमारे समाज में होता है, बेटियों को पढ़ाई लिखाई एक सिंपल तरीके से करा के फिर उसकी जो है शादी ठीक हो जाती है। और तब तक पिता चूंकि एक उम्र का पड़ाव पार करके थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, 3 बेटों की शादी हो जाती है। तो जो अच्छा खासा हंसता खेलता ढेर सारा पैसा वाला जो परिवार था, उनका पैसा थोड़ा कम हो गया है। अब उनको बेटी की शादी, चूंकि इतनी खूबसूरत बेटी है तो बहुत बड़े घर में उसके आते हैं कि बेटी की शादी हो, इकलौती बेटी है तो एक राय बहादुर का परिवार उनको मिलता है। हालांकि राय बहादुर की भी जो संपत्ति थी वो वैसी नहीं रही थी जैसी की थी, लेकिन उनका एक इकलौता बेटा था, उनका शान था उसी तरीके से। तो उनके यहाँ वो शादी ठीक होती है। दहेज जो है वो 10,000 रुपये मांगा जाता है और बाकी जो लेना है वो अपनी बेटी को दीजिए। अब 10,000 रुपये की व्यवस्था कैसे हो? सब कुछ करने के बावजूद भी 6,000 रुपये की व्यवस्था ही हो पाती है। तो क्या होता है कि जो है मंडप में जब शादी के लिए लड़के वाले आ जाते हैं तो होता है कि अब बचा हुआ पैसा उस दिन देना है। अब लड़की के बाप के पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती है, लेकिन लड़का अच्छा है। अब ये हो रहा है कि अब बारात लौट जाएगी, नहीं शादी होना है, लेकिन लड़का बोलता है कि अरे हम लोग ये करने के लिए आए, मैं शादी करने के लिए आया हूँ तो मैं शादी करके जाऊंगा। यहाँ आप ये क्या कर रहे हैं, ये जो आप लेन देन की बात कर रहे हैं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हम इसमें थोड़ा भी सहभागी नहीं बनेंगे पिताजी। और इस तरह से क्या होता है कि वो जो है शादी हो जाती है। लेकिन शादी का जो माहौल होता है वो उतना हंसी खुशी वाला जो माहौल होता है शादी का वैसा नहीं रहता, बस शादी हो जाती है। जब लड़की की विदाई हो रही होती है, लड़की अपने पिता से गले में लगती है और बोलती है कि पिताजी क्या हमको कभी अब लेने नहीं आएगा? तो कहते कि नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, मैं सारे पैसे की व्यवस्था कर लूंगा और मैं तुमको जरूर लेने आऊंगा। तो फिर क्या होता है कि लड़की की विदाई हो जाती है, लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। लड़का तो उसे कुछ नहीं कहता, जो उसका पति है उसको कुछ नहीं कहता। पति जो है अपनी और सब काम में लग जाता है, पति अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा है। और जो राय बहादुर के यहाँ ये शादी होती है, अब बाप जो है उनके मन में, लड़की के जो पिता है उनके मन में ये बात है कि पता नहीं मेरी बेटी के साथ वहाँ क्या हो रहा होगा। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ दिन पे चले जाते हैं वहाँ मिलने अपनी बेटी से। तो वहाँ के नौकर चाकर जो है राय बहादुर के, जो बेटी का ससुराल है, वहाँ लड़की के पिता को देख के थोड़ा अजीबोगरीब अपना मुंह बनाते हैं। उन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये क्यों बार बार आ रहे हैं, लेकिन वो लड़की के पिता हैं, उन्हें अपनी बेटी से प्यार है, इसके लिए बार बार जाते हैं। कभी मिलने भी दिया जाता है और कभी नहीं भी मिलने दिया जाता है।
5 मिनट से ज़्यादा वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिलते हैं, उसी में वो कभी रोते हैं, दोनों एक दूसरे को समझाते हैं, लेकिन कुछ भी वहाँ पे उनको लगता है कि मेरी बेटी खुश नहीं है। कभी वो चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को ले आऊँ, ये भी संभव नहीं हो पा रहा है। फिर इसी तरह से जिस तरह से अभी नवरात्रा का समय है, उस कहानी के बीच में भी यही सिचुएशन आता है कि नवरात्रा का समय है, लड़की के पिता चाह रहे हैं कि हम ले आए अपनी बेटी को अपने घर, और बेटी भी जाना चाहती है, कहती है अपनी सासू माँ से जाके कि मुझे जाने दीजिए अपने पिता के घर, मुझे देखने की इच्छा हो रही है। तो उसकी सास एकदम जो है कहती कि ये संभव नहीं है, जब तक तुम्हारे पिताजी सारा पैसा देंगे नहीं तब तक तुम कहीं नहीं आओगी जाओगी। और वो खाती भी नहीं है, उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है, वो एकदम वहाँ पे बहुत परेशान हाल में है। और इस पूरी कहानी में जो मुझे लगता है, मुझे नहीं लगना चाहिए, कहानी है लेखक ने लिखी है, और तो इस कहानी के बीच में कहीं भी पति का जो एक रोल है वो कहीं पे भी नहीं है कि पति कुछ कह रहा है। पति लड़की के साथ कोई गलत बिहेवियर, गलत उसके ये नहीं है, लेकिन लड़की जो है वो दुखी है, निराश है, परेशान है, और सास और ससुर उसकी जिंदगी को और भी खराब बना रहे हैं। अगर वो खाना नहीं खाती है तो उसको खाने के लिए नहीं कहा जाता है, उसे अच्छे ढंग के कपड़े पहनने के लिए नहीं दिए जाते, मानसिक रूप से वो अशांत है। इसी बीच में जब नवरात्रा आता है तो उसके पिताजी क्या करते हैं कि एक बार कोशिश पहले भी उन्होंने ये की है कि वो घर को अपने गिरवी रख दें, लेकिन बेटों को पता चल जाता है कि उनके 3 बेटे शादीशुदा हैं, उनके पोते पोतियां भी हैं, कि अगर आप ऐसा कीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन इस बार क्या होता है कि ये जो लड़की के पिता हैं वो वाकई अपने घर को बेच ही देते हैं। नवरात्रा के समय में बेच के पैसा लेके जाते हैं, और जब अपनी बेटी से मिलने जाते हैं तो होता यह है कि उसमें राय बहादुर कहीं गए होते हैं, तो ये सीधे अपनी बेटी से मिलने जाते हैं, और बेटी को सब बात जब बताते हैं कि आपकी बार मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा, क्योंकि इस बार मैंने पैसे की व्यवस्था कर ली है, तुम्हारे ससुर नहीं है, नहीं तो मैं अभी दे देता। तो जब बेटी को बताते हैं तो बेटी कहती है कि एकदम नहीं, आप पैसा लाए हैं, आप पैसा लेके जाइए, आप घर को छुड़ा लीजिए, आप लोग कहाँ रहिएगा। क्या मैं जो धन लेने वाली मशीन हूँ कि जब भी कुछ जरूरत हो तो लड़की के यहाँ ये लड़की को तंग करो, और लड़की के यहाँ के लोग, उनके बाप और भाई आके पैसे दिया करेंगे। ऐसे नहीं बेटी को सुख मिलता है पिताजी, अगर मेरे किस्मत में सुख है ही नहीं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। फिर वो बहुत सारा जो है अपने पिताजी को कसम देके वहाँ से भेज देती है। और बड़े घरों की बात हो या छोटे घरों की बात हो, ये जब भी अगर लड़की के पिता या भाई लड़की से मिलने आते हैं तो आपने देखा होगा कि जो दाई नौकर हैं या फिर घर के जो सदस्य हैं वो उसी घर के उसी कच्छ के चारों तरफ मंडराते रहते हैं। और यहाँ भी वही हुआ, दाइयों ने सुन लिया कि लड़की के पिता पैसा लेके आए थे, लेकिन पैसा लेके आने के बावजूद भी वो पैसा नहीं दिए हैं। ये सुनते ही सासू माँ और भी क्रुद्ध हो गई, और इसकी जिंदगी को और बद से बदतर उन्होंने बना दिया। और एक दिन वो बीमार पड़ गई, और इतना ज्यादा बीमार पड़ी कि उस दिन उसकी सांसें उखड़ रही थी। लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, पति को पता नहीं है, पति कहीं बाहर है। और इसी बीच में कहानी में एक ये आता है कि जो लड़की का पति है वो मैजिस्ट्रेट बन जाता है, और किसी दूसरे जगह जहाँ पे मजिस्ट्रेट बना है वहाँ से वो लेटर लिख के भेजता है अपनी माँ को कि मेरी पत्नी को भेज दीजिए, अब मैंने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। और इधर क्या होता है कि लड़की को जिस दिन डॉक्टर देखने आता है उसी दिन शाम में लड़की की मौत हो जाती है। और लड़की की मौत जो होती है तो चूंकि वो राय बहादुर की बहू थी तो उस मौत का भी जश्न मनाया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर दाह संस्कार क्रियाक्रम किया जाता है। उसके पति को नहीं बुलाया जाता है, चंदन की लकड़ी से उसे जलाया जाता है। मरने के बाद इतनी इज्जत देने से तो बेहतर था कि उसको उतनी इज्जत पहले दे लेते, तो चंदन की लकड़ी से जलाया जाता है। लड़की के पिता को लोग कहते हैं कि वो जैसे जी ही नहीं होगी उतना तो शान से उसके मौत का ये मनाया जा रहा है। और जिस दिन ये सब हो रहा होता है उसी दिन वो लेटर आता है कि मेरी पत्नी को आप भेज दीजिए, मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। और माँ जो है, जो सासू माँ है, वो लेटर लिखती हैं अपने बेटे को कि अब तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ, हमने तुम्हारी शादी दूसरी जगह ठीक कर दी है, और अब की बार 20,000 रुपया दहेज मिल रहा है, और ऊपर से बहुत सारे सामान। और कहानी यही खत्म हो जाती है।
तो ये कहानी हमारे समाज की कितनी बड़ी कुरीति को दिखाती है कि भाई एक जो है कि अगर दहेज ना मिले तो कुछ चंद रुपयों के लिए, कुछ चंद चांदी के सिक्कों के लिए हम लोग जो है लड़की का जीवन जो है इतना सस्ता है कि उस पर कुर्बान कर देते हैं। और इस पे जो है वो उस समय की कहानी है, लेकिन ये आज भी हमारे समाज में हो रहा है। आप अगल बगल अपने देख सकते हैं, और आपने ऐसी कोई घटना देखी है तो कमेंट सेक्शन में हम लोग से शेयर कीजिए, और कहानी कैसी लगी बताइए।